Hello, my dear student. This is MD, your English educator from Edu by MS Ali. तो आ चुके हैं हम दूसरा वीडियो लेक्चर लेके हमारा क्लास 10 का पहला लेसन का जिसका टाइटल है फादर सेल्फ जो लिखा गया था आर के नारायण के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में तीसरा लेसन को कंप्लीट करेंगे। हमारा ऑलरेडी दो जो है तीसरा यूनिट को कंप्लीट करेंगे, सॉरी। ऑलरेडी हमारा जो है पहला 2 यूनिट हो चुका है, तो हमारा ये लास्ट यूनिट है और इस चैप्टर का हम कह सकते हैं इस लेसन का ये लास्ट यूनिट भी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस यूनिट में क्या कुछ दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेस। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन दी गई है उसको हम फिर एक एक करके देखेंगे और हमारा जो करेक्ट आंसर है उस पर हम ध्यान देंगे कि ये जो आंसर अगर करेक्ट है तो फिर क्यों है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वही फिर से वही बात जो मैंने पहले यूनिट्स में आपको बताया था कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से आपको चुनकर बताना है। पहले आपको जो है ये नंबर जो सेंटेंस दिया गया है उसको पढ़ना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर चुनना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये नंबर सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले। When स्वामी एंटर द क्लास सैम्यूल वाज टीचिंग। अगर आपको याद होगा स्टोरी तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं इसको कि जब स्वामी जो है एंटर द क्लास यानी कि जब क्लास के अंदर गया, सैम्यूल सर वाज टीचिंग। सैम्यूल सर क्या पढ़ा रहे थे आपको अगर याद होगा तो एरिथमेटिक, राइट। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन चार ऑप्शनों में से आपका हो जाएगा 2। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यानी कि एरिथमेटिक। तो सर क्या पढ़ा रहे थे एरिथमेटिक। अच्छा, एरिथमेटिक क्या होता है? सिंपली अगर आप मैथ्स में आपका अगर नॉलेज हो तो फिर ये एक्चुअली वो जो हम करते हैं ना वो प्लस माइनस या फिर जो हम कहते हैं यानी कि जोड़ घाटा या फिर गुना या भाग, उसी को कहते हैं एरिथमेटिक्स। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन चलते हैं हम अपना सेंटेंस नंबर बी पर। स्वामी वॉज लेट टू स्कूल बाय। अगर आपको याद होगा जो स्वामी था वो स्कूल तो आया था सारा बहाना देकर, सारा कुछ अपने फादर को वो काफ़ी मना रहे थे स्कूल नहीं जाने के लिए, बट उसको जो है लास्ट में आखिरकार स्कूल जाना ही पड़ा। तो स्वामी वॉज लेट टू स्कूल बाय। तो बताइए स्वामी कितना मिनट लेट था फिर कितना घंटा लेट था? अगर आपको याद होगा तो कितना लेट था? आधे घंटा। आधे घंटा को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाफ एन आवर। तो यहाँ पे आपका जो इस चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही आंसर 1, यानी कि जो नंबर 1 ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि हाफ एन आवर लेट, यानी कि हाफ एन आवर वो लेट हुआ था, यानी कि आधा घंटा लेट हुआ था। तो चलते हैं सेंटेंस नंबर सी पर। द हेड मास्टर वॉज ऑन लीव फॉर 1। अब क्या होगा बताइए? जैसे ही स्वामी जो है गया था अपने वो पियून से मिलने वहाँ पर, हेड मास्टर का पियून से, तो पियून ने कहा था जो हेड मास्टर है वो अभी छुट्टी पर है 1 हफ्ते, यानी कि हफ्ते भर में जो 1 दिन का छुट्टी होता है ना उसी को हम कहते हैं, हाँ, ये वंस वीक, यानी कि इसको हम कहते हैं वीक्स लीव। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। द हेड मास्टर वॉज ऑन लीव फॉर 1, क्या होगा? 1 वीक, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में जो एक छुट्टी होता है उसी को हम बोलते हैं वीक्स लीव। तो उस छुट्टी में था वो, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, एकदम नीचे वाला 4, यानी कि वो वीक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको पढ़ते हैं पहले। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो जो फ्रॉम द टेक्स्ट यानी कि आपको यहाँ पे इस 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे सेंटेंस नंबर ए बी सी करके दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बस चुनना है कि इसमें से, यानी कि इसमें से आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और उसके सामने जो खाली जगह दिया गया है उसको भरना है आपको। उसको भरना कहाँ से? आपकी बुक में ऑलरेडी आपको पढ़ा जा चुका है, यानी कि आपको आप काफ़ी ज़्यादा अगर पढ़े हैं ध्यान से इस चैप्टर को तो फिर आपको याद होगी कि इससे जो सामने खाली जगह उसमें क्या भरना है। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे फिल करके रखा है, भर के रखा है, बट उसमें इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी याद है तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका आंसर तो वैसे भी काफ़ी आसान है। तो चलिए चलिए पढ़ते हैं पहले इसको हम। एज स्वामी एंटर द स्कूल गेट। तो चलिए बताइए, जब स्वामी स्कूल गेट के पास आता है, यानी कह लीजिए कि स्कूल गेट को वो पार करता है, क्रॉस करता है, यानी कि स्कूल गेट में घुसता है, तो क्या होता है फिर? एन आइडिया अकर्ड टू हिम। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ख्याल आता है, याद होगा ना? आप स्टोरी को रिकॉल कीजिए फिर, अगर आपको याद नहीं है तो आप स्टोरी को याद करें एक बार। सेंटेंस नंबर बी देखते हैं। स्वामी स्टूड एट। स्वामी कहाँ पे खड़ा था?
एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। तो वो जैसे ही स्कूल गेट के अंदर घुसा, उसके बाद वो जैसे ही अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगा, तो फिर वो अपने क्लासरूम के क्लास के यानी कि दरवाजे पर यानी कि गेट पर रुक गया वो। उसी को हम बोलते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ से आप कहीं पे अंदर घुसते हैं, यानी कि आप दरवाज़ा कह लें या फिर वो जगह जहाँ से आप अंदर घुसते हैं। तो वो कहाँ पे खड़ा हुआ? अपने क्लास का एंट्रेंस में यानी कि दरवाजे के पास खड़ा हुआ। सेंटेंस नंबर सी देखिए, फादर स्नैच द लेटर अवे फ्रॉम द स्वामी एंड। तो बताइए स्वामी के फादर ने क्या किया था? स्नैच मतलब होता है छीन लेना। तो जो स्वामी के फादर थे उसने क्या करा? उन्होंने क्या करा कि स्वामी के हाथ से जो लेटर था वो छीना एंड उसको क्या किया था? याद कीजिए, फाड़ दिया था। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टोर इट अप, यानी कि उसको फाड़ दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। सेम वही बात है कि इसमें से जो खाली खाली जगह है उसको आपको भरना है। और कहाँ से भरना है? अपनी बुक से उठाकर आपको यहाँ भरना है, किताब से उठाकर। ठीक है। तो देखिए दो तरफ बात यहाँ पे आपको समझना होगा। एक तरफ दिया हुआ है कॉज, एक तरफ दिया हुआ है इफेक्ट। कॉज मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, कॉज मतलब क्या होता है? वजह। और इफ़ेक्ट मतलब उसका असर कह लीजिए। तो आपको समझना होगा। तो चलिए, जैसे मैंने भर दिया है वैसे, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे क्या समझना है, जो मेन बात है उसको पहले समझे बस। जैसे कि आप सीधा जो है ना, ए नंबर जो सेंटेंस है उसका आप इफ़ेक्ट में देखें, यानी कि कॉज को आप छोड़ दें। जो कॉज लिखा हुआ है उसको आप छोड़ दें, सीधा ए को ही देखना है, बट इफ़ेक्ट में आकर देखें क्या लिखा हुआ है। स्वामी डिड नॉट डू हिज होमवर्क। जो स्वामी थे वो अपना होमवर्क नहीं किया था। तो इसका क्या कारण था, क्या वजह था? वजह ये था कि ड्यू टू हेडेक, उसके उसका उसका सर में क्या था? दर्द था, इस वजह से वो होमवर्क नहीं किया था। अब फिर अब कॉज में आइए और बी नंबर सेंटेंस में देखिए। हम्म क्या लिखा हुआ है? स्वामी नेवर मेट एनी वन एज गुड एज सैम्यूल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वामी जो है पहले कभी किसी इंसान से, इतना अच्छा इंसान से नहीं मिला जितना अच्छा इंसान कौन थे? सैम्यूल सर थे। तो इसका क्या इफेक्ट दिया वो देखिए, स्वामी सिट डाउन ऑन फीलिंग सैड। तो फिर जब स्वामी रियलाइज़ किया कि स्वामी सैमुअल सर इतने अच्छे हैं, मैं कैसे इनके बारे में बुरा भला सोच सकता हूँ। तो फिर इससे उनको काफ़ी ज़्यादा, उसको जो है ना, स्वामी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने सीट पर जाकर बैठ गया और काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया, और कह लीजिए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे सर के लिए। उनको काफ़ी ज़्यादा ख़राब महसूस हो रहा था अपने अंदर। अब सीधा कॉज में ही नहीं देखना है, बल्कि आपको इफेक्ट में देखना है, सी नंबर पे नीचे। स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर। याद होगा ना, स्वामी डिलीवर नहीं कर पाया था क्या, यानी कि जो लेटर था वो हेड मास्टर को जाकर नहीं दे पाया था। तो इसका मेन कॉज क्या था, वजह क्या था? द हेड मास्टर हैड गॉन अ वीक स्लीप। तो आपको याद होगा ना, हेड मास्टर जो है छुट्टी पर चले गए थे इसीलिए। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी या फिर आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर। तो अब यहाँ पर आपका आ जाता है ग्रामर इन यूज़, यानी कि आपको यहाँ पर 10 नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया वो यहाँ पर कुछ ग्रामर दिया गया है। तो देखते हैं ग्रामर्स में क्या कुछ पूछा जा रहा है, उसको हम पढ़ेंगे फिर हमको बात समझ में आएगी। तो आपको ये नंबर सेंटेंस देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो रीना, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, 3 सेम वर्ड दिया गया है, टेक्स एंड टुक द बस टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे आपको इन तीनों में से जो सही है उसको आपको टिक करना है, या फिर आप समझ लें कि इसको आपको बस वहाँ से चुनना है कि कौन सा सही है। सो रीना टेक्स एंड टुक द बस स्कूल एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट वाला जो वर्ड है ना, एवरी डे को आप समझे कि रीना जो है हर दिन क्या स्कूल जाने के लिए बस लेती है, कहने का मतलब से। तो रीना के साथ क्या हो जाएगा? टेक होगा, टेक्स हो गया, टुक होगा। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो वाला होगा क्या? टेक्स। क्योंकि देखिए रीना जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपका क्या लगता है? यानी कि जो वर्ब होता है उसमें यस या ईएस लग जाता है, यानी कि टेक्स हो जाएगा। ठीक। बाकी ये ग्रामर की बात है, तो मैं आपको फिर कभी कोई दूसरा वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ी बहुत ग्रामर के भी नॉलेज दे दिया जाए। फिलहाल के लिए आप इतना समझे कि रीना के साथ टेक्स लगेगा। ओके, चलते हैं सेंटेंस नंबर बी पे। लास्ट मंडे। अब देखना यहीं पे आपको बात पकड़ लेना है, लास्ट मंडे। लास्ट मंडे मतलब पिछले बार का जो मंडे था ना, यानी कि सोमवार का दिन था, उस दिन का बात कर रहे हैं, यानी कि जो बीत चुका है लास्ट मंडे। तो बीत चुका है इसका मतलब वो पास्ट में चले गया ऑलरेडी, यानी कि बीत चुका है। वाइल वी, जब हम, वी मतलब जब हम। अब यहाँ पे आपको फिर 3 दिया गया है ऑप्शन के तौर पे। वॉच, वॉज, वॉचिंग, हैव बीन वॉचिंग, वर,
वर, अच्छा इसको ना वेयर, बहुत कोई इसको क्या बोल देता है, वेयर, वेयर। बट इसका जो है सही अगर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए वो क्या होता है, वर होता है, वर। वर वाचिंग द टेलीविज़न, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। अब क्या होता है देखिए कि लास्ट मंडे, जब पिछले मंडे यानी कि पिछले सोमवार को, जब हम बोला गया, हम यानी कि एक से ज़्यादा, जब हम क्या, आप एकदम यहाँ पे देखिए टेलीविज़न, द टेलीविज़न यानी कि द टेलीविज़न, जब हम टेलीविज़न देख रहे थे, तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा, वर वाचिंग, क्योंकि हम है ना, वी के साथ हमेशा वर लगता है, पता ही होगा। वर वाचिंग द टेलीविज़न, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रिक बिजली चली गई थी। अब देखिए सी नंबर पे, बाय दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कल, यानी कि आने वाला कल, अभी नहीं, कि आने वाला समझ लीजिए, ऐसे समझे आप कि कल, यानी कि कल 8 बजे तक या फिर कल 10 बजे तक, कल 10 बजे तक, दे विल लेफ्ट, दे विल हैव लीव, विल हैड लेफ्ट, तो क्या होगा। तो आपको अब अगर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ अपने भाषा में कि कल जो है, मान लीजिए कल 10 बजे तक हम लोग कोलकाता पहुंच चुके होंगे, यानी कि कल की बात कर रहा है, यानी कि अभी हम पहुंचे, आज की बात हम कर ही नहीं रहे, हम कल की बात कर रहे हैं कि कल हम 10 बजे कोलकाता पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय दिस टाइम टुमारो, यानी कि कल 10 बजे तक या फिर कल उस समय तक हम, दे विल हैव लेफ्ट, यानी कि जो पहला वाला दिया गया ना, विल हैव लेफ्ट, वही सही होगा, क्योंकि हमेशा जो है हैज़ हैव इस इनके साथ जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो फिर से वही बात मैं कहूँगा, या फिर से वो ग्रामर वाली बात आ गई, तो कोई नहीं, आप इसमें बिल्कुल जो है इसका बिल्कुल फ़िक्र ना करें। मैं इसको, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आऊँ जिसमें मैं आपको इसको फिर क्लियरली समझा पाऊँ। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि विल हैव लेफ्ट आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि इसको आपको चुनना है। तो बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव लेफ्ट, बस इतनी सी बात काफ़ी है कि कल इस समय तक वो लोग जा चुके होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, यानी कि 11 में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। अब सिंपली इसको मैं अगर समझाऊँ तो क्या बोला गया, यहाँ पे आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन भरना है। तो देखिए, आरिफा द यंगर, the two girls has cracked IIT while dash older one is dash engineer dash a multinational company। अब देखिए, जो आरिफा था, द यंगर, छोटी थी वो, ऑफ टू गर्ल्स, यहाँ पे ऑफ क्यों लगा है, देखिए सामने क्या लिखा हुआ, द टू गर्ल्स, यानी दो लड़कियों में से छोटी। जब भी हम बोलें कि दो भाइयों में से छोटा, तो भाइयों में से, ये जो में से जो आता है ना, में से जो ये लफ्ज़, ये अल्फाज आता है में से, उसके लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं बीच में। तो दो लड़कियों में से छोटी थी कौन, आरिफा, हैज़ क्रैक्ड आईआईटी, तो उसने क्या पास करा या फिर क्या क्रैक किया, आईआईटी निकाल ली वो। वाइल, यानी कि जब के या फिर जब के, दी ओल्डर, ओल्डर मतलब उससे जो बड़ी हुई, ठीक है ना, जो उससे बड़ी हुई उसका बात किया जा रहा है। द ओल्डर वन इज़ एन इंजीनियर, और उससे बड़ी वाली क्या है, एक इंजीनियर है। अच्छा, एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा, तो इसको, ये काफ़ी बेसिक चीज़ है ग्रामर का, कि जब भी आप किसी भी नाउन को देखें उससे पहले अगर वोवेल का साउंड हो तो वहाँ पे एन लगता है, ए नहीं लगता, याद रखें। तो इससे बड़ी वाली क्या थी, एक इंजीनियर थी, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। और इन तो पता ही है, एक अगर बड़ी कंपनी में, जैसे हम में बड़ी, कहीं कोई भी बड़े जगह के लिए या फिर बड़ी चीज़ों के लिए इन ही लगता है वैसे, ठीक है ना। तो इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आपका क्या दिया गया है। अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ पे मैं इसको अपने हाथों से लिखा हूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा ये छोटा दिख रहा होगा। मैं जूम कर लेता हूँ इसको एक बार, ताकि आपको ज़्यादा देखने को मिले। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि 12। इसमें क्या है, अब आप अगर चाहें तो मैं काफ़ी मेहरबानी होगी कि आप जो है अपना एक बार बुक से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली ना दिखे तो। चलिए 12 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्यूटर्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है, क्या कहा गया उसको देखें। आपको एक लेटर लिखना है, किसको, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर को।
अब ये एडिटर क्या होता है, कन्फ्यूजिंग है क्या, यानी लग रहा है कि समझना चाहिए। तो देखो एडिटर हम किसको कहते हैं, एक ऐसे इंसान को हम एडिटर कहते हैं कि जब वो किसी लिखावट पर हाँ उस पर कुछ बदलाव लाता है, अगर गलत हो, या फिर उस पर कुछ करेक्ट करता है यानी कि सही करता है अगर वो चीज़ गलत लिखा हो तो उसको हम सिंपली एक एडिटर कहते हैं। या फिर वो इंसान ये भी होता है कि वो न्यूज़ चैनल का या फिर न्यूज़ प्लेटफॉर्म का वो कह लीजिए कि इंचार्ज में होता है। और उनके ऊपर काफ़ी जो है ज़िम्मेदारी होती है कि जो कुछ भी रिपोर्ट्स बनाया गया है या फिर जो कुछ भी पब्लिश करने वाला है, तो अगर उसमें कुछ भी ऊंच नीच या गलत कुछ भी होता है तो उनके लिए ज़िम्मेदार उन्हीं को ठहराया जाता है। तो देखिए मैं इसको एक इनका कोई एक बड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, या फिर इसको मैं कंप्लीट वे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट एक सिंपल सा जो है एक नॉर्मली बात होती है ना कि इसको समझना चाहिए तो समझ लीजिए, एक जनरल व्यू से मैं आपको बता दिया बस। तो आपको लेटर लिखना है एक एडिटर को, और किस बारे में लिखना है, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लिखना किस बारे में है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो लिखना इस बारे में है, देखें मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्यूटर्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स। पब्लिक व्हीकल्स क्या होता है, जो हमारे रोडों में गाड़ियाँ चलती है ना, क्या क्या गाड़ियाँ चलती है, बस, टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, ट्रक वगैरह, ये जो कुछ भी गाड़ियाँ चलती है इनके बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो पब्लिक व्हीकल्स चलती है और इनके जो ड्राइवर होता है, ये जो ड्राइविंग करते हैं ना, काफ़ी लापरवाही से करते हैं ड्राइविंग। और इनकी लापरवाही से होता है ये है जो कम्यूटर्स होते हैं। अब ये कम्यूटर जो वर्ड है इसका मतलब समझे। कम्यूटर्स का मतलब है वो, यानी कि जो मुसाफिर होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो मतलब रोडों पर चलते हैं ना पैदल, तो उनको ही हम कहते हैं कम्यूटर्स। तो इनको फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं इनको जब ये रोडों पर चलते हैं, और जो ड्राइवर होते हैं ड्राइविंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से। तो इनके बारे में ही आपको जो है एडिटर को एक लेटर लिखना है, इन सारी बातों को बताना है, और उनको कहना है कि इन पर जो है कोई एक इमीडिएट अटेंशन या फिर इमीडिएट एक्शन लिया जाए। तो इसी के बेसिस पर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं लेटर कैसे लिखा गया है या फिर कैसे इसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट करना है वो कैसे स्टार्ट करना है, टू टू द एडिटर। अब टू क्यों लगता है, आपको ये बात मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी, जहाँ तक मुझे लगता है। टू हम कब लिखते हैं, जिस तरीके से आप अगर किसी अपने फ्रेंड को कोई एक गिफ्ट भेजते हैं ना, तो उसके ऊपर जो इनवेलव होता है उसमें आप लिख देते हैं ना कि फ्रॉम, मान लीजिए फ्रॉम अरशद टू दानिश, तो टू लिखते हैं ना। अब आप भेज रहे हैं किसको, अपने फ्रेंड दानिश को। अरशद भाई किसको भेज रहे हैं, दानिश को, तो टू दानिश लिख देता है ना। उसी तरह तो टू दी एडिटर, हम एडिटर को भेज रहे हैं तो टू लिखेंगे ही, उनको भेज रहे हैं तो उनको। ठीक है। अब अब ये बात और याद रखें कि अब जो आप एडिटर को भेज रहे हैं, तो अब एडिटर हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म का होता है ना। तो आप कौन से वाले को भेज रहे हैं, तो उनका जो है प्लेटफॉर्म का नाम तो होगा, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म का नाम तो होगा ना। तो उनका मान लीजिए वो न्यूज़ पेपर वाले का या फिर न्यूज़ चैनल का नाम तो होगा। तो यहाँ पे जो नाम लिखा गया वो है द टेलीग्राफ, यानी कि टेलीग्राफ में भेज रहे हैं आप। ठीक है। और आपके पास जब आपको आपकी एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो क्वेश्चंस होगा तो उसमें काफ़ी साफ साफ लिखा हुआ होगा एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर मैंने बस एक ऐसे ही उठा लिया है रैंडम सा, कह लीजिए एड्रेस, जिसमें लिखा हुआ है कोलकाता, और इसका एक पिन होता है, पिन आपके पास दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो ये पिन को मैंने लिख किया 7 4 टाइम्स 0 और 1। फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको वेस्ट बंगाल ही स्टेट मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सिंपली आपको सब्जेक्ट डालना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जिस तरीके से प्रॉब्लम फेस्ड बाय कम्यूटर ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स, तो ऊपर वाला जो आपका प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम आपने ऊपर मेनली मेंशन किया है लेटर में, यानी कि लेटर वाला जो मेन हेडिंग है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पे डाल देना है। कि जो पब्लिक व्हीकल से जो ड्राइविंग, जो लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं, उनके उनके कारण जो परेशानी जो फेस करना पड़ता है इन आम मुसाफिरों को या फिर जो रोड पर चलते हैं उनको, बस उसी के ऊपर ये सब्जेक्ट बेस्ड है। अब यहाँ पे आपको सीधा सा एक सैल्यूटेशन देना है जिसका मतलब होता है डियर सर और मैडम, इस तरीके से लिख लेना है। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है। आई wish to draw attention to an issue of great concern that affects the safety and well-being of daily commuters.
the reckless driving of public vehicles, particularly the buses, taxis, and auto rickshaws on our roads. अब यह क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक एक वर्ड करके वर्ड बाय वर्ड अगर समझाऊँ, हाँ, वर्ड टू वर्ड होता है ना कि ऐसे समझाते चलूँ तो फिर आपको हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ये बोरिंग लगे या फिर इरिटेटिंग लगे। तो इसीलिए मैं आपको एक इस पैराग्राफ को मैं होता है ना एक अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको पूरी बात इकट्ठे समझ में आए। जैसे हम सबको पता है कि हमारा जो है रोड पर क्या-क्या चलता है। रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, जैसे टैक्सी हो गया, बस हो गए, ट्रक हो गए, ट्रक वगैरह। तो ये सब चलता ही है, ये सब चीज़ें चलती हैं ना हमारे रोड पर। तो अब क्या होते हैं कि जो ये सारे कोई हम कहते हैं पब्लिक व्हीकल्स, ठीक है ना? तो इन पे इनका जो ड्राइविंग की अगर हम बात करें, तो इनके जो ड्राइवर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कभी-कभार लापरवाही करते हैं, ठीक? अब इस लापरवाही से क्या होता है, जो मुसाफिर होते हैं, जो रोडों पर चलते हैं, जो आम पब्लिक होते हैं, जो रोडों पर चलते हैं अवाम, तो उनकी अगर हम बात करें भलाई की या फिर उनकी अगर हम बात करें हिफाज़त की, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना दाँव पर आ जाती है, या फिर कह लीजिए इनकी हिफाज़त की अगर हम बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है जब इस तरीके की ड्राइविंग अगर हो ड्राइवर्स के द्वारा, ठीक है? तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है कि आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू एन इशू ऑफ ग्रेट कंसर्न। तो आपको लिखना है कि मैं, जो आप अथॉरिटी को लिख रहे हैं यहाँ पे, जो एडिटर को लिख रहे हैं, उससे आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ आपका ध्यान बटोरना अपने तरफ। जो ये एक काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए जो ये अफ़सोस वाली जो मुद्दा है हमारे समाज में या फिर हमारे इलाके में या फिर हमारे इस एरिया में, तो उस पर मैं आपका ध्यान जो है बटोरना चाहता हूँ। इस तरीके से आप लिख रहे हैं, ठीक? उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, मैनी ड्राइवर्स अपीयर टू बी मोर फोकस्ड ऑन competing फॉर पैसेंजर देन ऑन ड्राइविंग सेफली। अब क्या होता है, आप लोग भी सफ़र किए हैं, हम लोग भी करते हैं, काफ़ी हमें ये चीज़ काफ़ी प्रैक्टिकल, यानी कि हम समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा हम इससे फेमिलियर होते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं ना, वो चंद पैसेंजर के लिए या फिर 2-4 पैसेंजर के लिए क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि मुझे ड्राइविंग सेफ़ली करना है। मेरे साथ ऑलरेडी कुछ पैसेंजर मेरे गाड़ी में बैठे हुए हैं। इनको इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं रहता। वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन में उतर जाते हैं, यानी कि सामने वाला गाड़ी जा रही है, चाहे बस जा रही है, ऑटो जा रही है, हो सकता है वो पैसेंजर को उठा लेगा 4-5 ज़्यादा। तो अब ये लोग ना कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं जल्दी से पहुँचने के लिए। द रश टू रीच डेस्टिनेशन क्विकली। अब क्या करते हैं कि अरे मेरे को तो वो उस जगह में पहले पहुंचना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है ताकि मैं वहाँ से ज़्यादा पैसेंजर को उठा लूँ। अब ज़्यादा पैसेंजर्स का मतलब ये है कि उनका जो डेली इनकम होता है 1000 रुपये, तो हो सकता है उस दिन 1200-1500 रुपया उनका जब इनकम हो जाए। इस चीज़ के लिए बस वो लोग कंपटीशन पे उतर जाते हैं, दूसरे गाड़ी वालों के साथ, यानी दूसरे गाड़ियों के साथ। तो ये होता है हड़बड़ी। और इस तरीके से अगर हम देखें ना, तो अगर हम बात करें उनकी मिजाज की, यानी कि सोच की, तो इनके बिहेवियर की, यानी कि ड्राइवर का, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना, वो यहाँ पे वो बोलता है, बोला क्या ना नीचे देखिए, द रश टू रीच डेस्टिनेशन क्विकली ऑफ्टन टू इंक्रीज अर्निंग्स लीड्स टू हैजर्डस बिहेवियर दैट compromises everyone's सेफ्टी। ओके। हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया गलती से। जैसे COMPRI नहीं, बल्कि यहाँ पे ओ होगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो अब क्या होता है ना कि ये लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, यानी पे मैंने बोला ना कि 2-4 पैसेंजर को ज़्यादा उठाने के लिए, कि उस जगह में ज़्यादा पैसेंजर होगा, मेरे को जल्दी पहुंचना है। तो इससे क्या होता है ना, जो ड्राइवर होते हैं इनके जो ज़हन में या फिर कह लीजिए इनका जो मिजाज है, एक इनके बर्ताव में ना, ये इनके बर्ताव काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है दिन ब दिन, है ना? समझ रहे हैं ना? ये किसी को देखता नहीं है, बस इनको क्या दिख रहा कि मेरे कमाई ज़्यादा हो जाए, बस यही काफ़ी है। तो इस तरीके का सोच नहीं रखना है। तो बस वाले या फिर ट्रक वाले, कह लीजिए जितने भी व्हीकल्स है ना, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, तो इस तरीके का सोच रखते हैं। और इससे क्या होता है, जो आम आदमी है, जो पैसेंजर है, तो इनकी अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो फिर तो सेफ्टी रहा नहीं। अब इनकी जो हिफाजत की अगर हम बात करें, ये तो फिर बिल्कुल कह लीजिए, जैसे मान लीजिए इनके साथ समझौता किया जा रहा है कि आप लोग बिंदास बैठे रहिए अपने गाड़ी के अंदर, या हमारे गाड़ी के अंदर, और हम जो मर्ज़ी सो करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारी जो हिफाजत की अगर हम बात करें, तो फिर वो कहना है कि दाँव पे लग रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं आगे फिर क्या लिखा हुआ है इसमें। एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ये डिले हो रहा है।
तो ये रहा, एंड दिस इशू नीड्स इमीडिएट अटेंशन। तो अब जो इस तरीके की जो एक अलग ही मतलब माहौल बना हुआ है, तो इसको बदलने का ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे आपको ये लिखना है कि दिस इशू नीड्स इमीडिएट अटेंशन, यानी कि आप एडिटर को लिख रहे हैं कि इस मुद्दे पर आप जो है फ़ौरन यानी कि ध्यान दें, इस पे फ़ौरन कोई ना कोई एक्शन ले। आई अर्ज द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू एनफोर्स स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ फॉर ट्रैफिक वायलेशन। अब यहाँ पे क्या है, आप जो है ना अथॉरिटी से इल्तजा कर रहे हैं। अब ये अथॉरिटी क्या है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो, तो मैं एक होता है ना कि मेरे को तो ये अथॉरिटी का मतलब ही नहीं पता, तो मैं क्या समझूँ। तो अथॉरिटी मतलब वो होते हैं जो हुक्म देना, यानी कि जो हुक्म देता है ना, और अपना कहना मनवाने का जिनके पास ताकत होती है, उसी को हम अथॉरिटी कहते हैं सिंपल भाषा में। तो अब आप कह रहे हैं, आप अर्ज कर रहे हैं, यानी कि आप इल्तजा कर रहे हैं किससे, अथॉरिटी से, टू एनफोर्स स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ फॉर ट्रैफिक वायलेशन, कि आप इल्तिजा कर रहे हैं अथॉरिटी से कि उन पर सख्त से सख्त जो है पेनल्टी लागू करें। पेनल्टी मतलब क्या होता है, जुर्माना, यानी कि फ़ाइन लागू करें। एनफोर्स मतलब लागू करें। तो उनके ऊपर, यानी कि जो किन के ऊपर, जो ट्रैफिक वायलेशन, यानी कि जो ट्रैफिक होता है ना, कि मान लो एक ट्रैफिक लाइट पर भी बहुत को मैं देखा हूँ कि ट्रैफिक वगैरह को भी पालन नहीं करते हैं, उनको भी नहीं मानते हैं, निकल जाते हैं कभी कभार। तो अगर कोई भी इंसान ट्रैफिक वायलेशन करता है, ट्रैफिक वायलेशन मतलब खिलाफ वर्जी, यानी कि ट्रैफिक को मानते नहीं हैं, तो उन पर क्या करना चाहिए, अथॉरिटीज़ को पेनल्टी उन पर लागू करें, यानी कि सख्त से सख्त पेनल्टी मतलब फ़ाइन उन पर लागू करें, जुर्माना उन पर लागू करें। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बस इतनी सी बात है इसमें। और फिर लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू सो मच, या फिर थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस प्रेसिंग इशू। यहाँ पे सिंपल इसका मतलब यह है कि शुक्रिया, आपको ऐसे लिख देना है, शुक्रिया इस मुद्दे को, यानी कि इस प्रेशरिंग इशू मतलब दिस प्रेशरिंग इशू, लास्ट में देखिए दिस प्रेशरिंग इशू, यानी कि प्रेशरिंग इशू यहाँ पे मतलब हुआ ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, या फिर कह लीजिए ये जो सदीद मुद्दा है ना, इस पर इसको मानने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इस पे गौर व फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। बस इतनी सी बात। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना नीचे एकदम योर सिंसियरली, और अपना नाम मेंशन करना है। तो बस इतने, ये आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना था, जो हमने यहाँ पर देखा। तो अगर हम देखें तो हमारा तीसरा यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो है तीसरा यूनिट, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया लेसन के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और विज़िट करते रहिए हमारा चैनल एडू बाय एम एस अली।